जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफी समय से बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। खुद को बाइडेन का एडवाइजर क्लेम करने वाला ये व्यक्ति बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बीएनपी ऑफिस में मिला, जिसके बाद बीएनपी के एक्टिविस्ट ने रॉयट्स शुरू कर दिए। शेख हसीना ने 14 अलायंस पार्टी की मीटिंग में ओपनली कहा कि उन्हें एक गोरे आदमी ने कहा कि शेख हसीना को स्मूथली दोबारा से बांग्लादेश की सुप्रीम पॉलिटिकल चेयर मिल जाएगी अगर वो उन्हें बांग्लादेश की धरती पर एक मिलिट्री बेस बनाने ने तो। एक्स यूजर राहुल वर्मा ने लिखा कि उनके दोस्त के एंसेस्ट्रल घर को जला दिया गया और उनकी मासी का भी रेप करने की कोशिश की गई। TV9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल ने ट्वीट करके बताया कि जब उन्होंने इस्कॉन टेम्पल के सीनियर ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि 5 इस्कॉन टेम्पल्स पर हमले हुए हैं और हिंदूज वहां छिपे हुए हैं। बांग्लादेश में कई हफ्तों से चल रहे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के चलते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। Weeks of deadly protests ousting the country's prime minister from a decade and a half of rule. This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. ओवरऑल 5 बार बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को पीएम की कुर्सी छोड़कर इंडिया आना पड़ा। प्रोटेस्टर्स पीएम रेजिडेंस के अंदर घुस चुके हैं और तबाही मचा रहे हैं। जो रेजिडेंसी 2 दिन पहले तक पीएम शेख हसीना का घर थी, आज वो एक खुला पार्क नजर आ रही है। सोर्सेज के हिसाब से इन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में अब तक 440 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और ये नंबर अभी कंफर्म नहीं है। असली नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है। कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को जला दिया गया है और इन सब चीजों को रोकने के लिए जब कर्फ्यू, आर्म फोर्सेस और मीडिया का यूज किया गया तो लोगों ने नेशनल न्यूज चैनल की बिल्डिंग ही गिरा डाली। अभी इन दंगों के बीच बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस भी कहीं तक नजर नहीं आ रही और बांग्लादेश में खुलेआम हिंदूज को अटैक किया जा रहा है। दूर से देखने में लगता है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जो कि वायलेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ एक एक स्टेप बिल्कुल कैलकुलेटेड था। लेकिन इसके पीछे कौन सी सुपर पावर्स हैं और क्या इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की रियलिटी है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बांग्लादेश में अब किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। स्पेशली इंडिया के लिए ये इंसिडेंट काफी चैलेंजेस पैदा करने वाला है, क्योंकि शेख हसीना इंडिया को फेवर करने वाली लीडर थी। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और होगी और हो सकता है कि अब बांग्लादेश में भी पाकिस्तान और म्यांमार की तरह मिलिट्री डोमिनेंस देखने के लिए मिले। इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे सामने है, लेकिन इस सब की शुरुआत होती है 7 जनवरी 2024 को, जिस दिन बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट सामने आते हैं और शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम इलेक्ट होती हैं। लेकिन इन इलेक्शंस के बाद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए जिन्होंने शेख हसीना की इमेज को डैमेज करने का और लोगों को उनके अगेंस्ट खड़ा करने का काम किया। सबसे पहले उन पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टी को एक साइड हटाकर इस चुनाव को जीता है। इन्होंने अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ साथ 25,000 एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया था ताकि ये इलेक्शन वन साइडेड रह सके। फिर यहाँ अमेरिका की भी एंट्री होती है एक बड़े स्टेटमेंट के बाद, जिन्होंने ये क्लेम किया कि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जीता है। यूएस के इस स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश के सारे एक्टिविस्ट और अपोजिशन पार्टीज शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक छोटी शुरुआत थी शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाने की। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शेख हसीना इस बार लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनने जा रही थी, जिससे बहुत सी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स परेशान थी, जिसमें प्रो पाकिस्तानी बांग्लादेशी अपोजिशन पार्टी, जामियत इस्लाम और अमेरिका भी इंक्लूड है। इस साल जनवरी में सरकार फॉर्म होते ही ये प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, तो सरकार का टर्म शुरू से ही काफी चैलेंजिंग था। और ये सब हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब्स में 30% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी फैमिलीज 1960s और 70s में बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए लड़ी थी, जिसमें 10% वुमेन कैंडिडेट्स को, 10% बैकवर्ड एरियाज के स्टूडेंट्स, 5% माइनॉरिटीज और 1% डिसेबल्ड, यानी कि पूरी 56% सीट रिजर्व हैं। अब 2018 में शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश से रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले ही महीने हाई कोर्ट ने इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को रिस्टोर कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि रिजर्वेशन सिस्टम को एंड किया जाए और सिर्फ डिसेबल्ड और माइनॉरिटीज के लिए 10% रिजर्वेशन रखा जाए। अब कोविड पैंडेमिक से पहले बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा था, जिसने पर कैपिटा इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बांग्लादेश की ग्रोथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ एजुकेटेड लोगों को काम नहीं मिल रहा था। जो भी ग्रोथ हो रही थी या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था वो उन सेक्टर में था जिनमें लेबर ग्रेड काम था। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्वेट शॉप्स इसका अच्छा एग्जांपल है। तो अब एजुकेटेड लोगों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इसीलिए शेख हसीना की सरकार ने 2018 में रिजर्वेशन पॉलिसी को हटा दिया था। पिछले महीने हाई कोर्ट ने इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर दिया, जिसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में प्रोटेस्ट उतना एग्रेसिव नहीं था
और हाई कोर्ट के इस डिसीजन को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज भी कर दिया, जिसके बाद डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में दे दिया गया। अब टेक्निकली यहाँ प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की डिमांड्स मीट हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद प्रोटेस्टर अपनी नई डिमांड के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पीएम शेख हसीना से एक मीटिंग करनी है, लेकिन पीएम ने मीटिंग की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि अब ये डिसीजन कोर्ट के हाथों में है और पीएम का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर यहीं से सिचुएशन वर्स होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए और लोगों ने गवर्नमेंट के व्हीकल्स और बिल्डिंग्स जलानी स्टार्ट कर दी। बांग्लादेश में मौजूद कई एक्टिविस्ट और अपोजिशन पार्टी शेख हसीना को पावर से हटाना चाहती थी और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट उनके लिए एक बहुत अच्छा टूल बन चुका था। तो अब देश में प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन तक की बात की जाने लगी। अब प्रोटेस्ट पीक पर था और इसका असली एजेंडा भी सामने आने लगा। लोगों ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के लीडर और बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू तोड़ दिए। फिर इस प्रोटेस्ट का अगला फेज और ज्यादा एक्टिव होने लगता है और देश में एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ने लग जाती हैं। रिसेंटली वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज के लोगों की टारगेट किलिंग होने की न्यूज सामने आई है। उनके घरों को जला रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, वुमेन को किडनैप कर रहे हैं, हिंदू टेम्पल्स पे अटैक्स किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में जहाँ हिंदू एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वहाँ उन पर अटैक्स होना कोई नई चीज नहीं है और उन पर अटैक सिर्फ इस चीज के लिए होते हैं क्योंकि वो वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन के बिलीफ्स के अगेंस्ट हैं। लेकिन रेयरली कोई कभी उनके बारे में आपको बात करते हुए दिखेगा। रिसेंटली बांग्लादेश में 50 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ हिंदूज के घरों को लूट लिया गया, उन्हें मार दिया गया और कुछ इंसिडेंट तो इवन रेप के भी सामने आए हैं। एक्स यूजर राहुल वर्मा ने लिखा कि उनके दोस्त के एंसेस्ट्रल घर को जला दिया गया और उनकी मासी का भी रेप करने की कोशिश की गई। TV9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल ने ट्वीट करके बताया कि जब उन्होंने इस्कॉन टेम्पल के सीनियर ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि 5 इस्कॉन टेम्पल्स पर हमले हुए हैं और हिंदूज वहां छिपे हुए हैं और जो क्लिनिक वहां हिंदूज चला रहे हैं उन्हें भी बुरी तरह तोड़फोड़ दिया गया है। बांग्लादेश में मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह 1960s में पाकिस्तानी आर्मी इंटेलेक्चुअल हिंदूज को वहाँ पे पिक करके मार रही थी, इसी तरीके का सेम पैटर्न आज बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रहा है। हिंदूज राइटर, डॉक्टर्स और टीचर्स को मारा जा रहा है। हिंदू कम्युनिटीज पर पाकिस्तान में भी सेम अटैक्स होते आए हैं और यही रीजन है कि वहाँ हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन धीरे धीरे घट के सुपर माइनॉरिटी की कैटेगरी में आ गई है। द डॉन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा माइनॉरिटी रिलीजन की लड़कियों को फोर्सफुल कन्वर्जन और फोर्सफुल मैरिज का सामना करना पड़ता है। 12 से 25 साल की एज वाली लड़कियों को फोर्सफुली अबडक्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनकी शादी अबडक्टर या फिर किसी थर्ड पर्सन से करा दी जाती है। इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू बेच दिया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। और इन लड़कियों की फैमिलीज को ना तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज, NGOs, एक्टिविस्ट और सरकार सुनते हैं। अरब मीडिया फर्म अल जजीरा का भी यही कहना है कि हर महीने 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अबडक्ट करके फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। ये रिपोर्ट्स तो फिर भी 2014 की हैं, जब सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना मेनस्ट्रीम नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हर दूसरे दिन पाकिस्तान से ऐसी ही न्यूज देखने के लिए मिलती है। जुलाई 2023 में हिंदू गर्ल्स को अबडक्ट करके फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया। अक्टूबर 2022 में लड़कियों को किडनैप करके उसी के किडनैपर से उसकी शादी करा दी गई। जून 2023 सुहानी शर्मा, एक हिंदू लड़की जिसको पाकिस्तान में अबडक्ट करके फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया। जनवरी 2023 में पाकिस्तान में हिंदू लड़की को अबडक्ट करके फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया और फिर उसका रेप किया गया। केसेस की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक वीडियो में इन्हें कवर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कभी भी किसी फॉरेन मीडिया को इन केसेस को कवर करते हुए नहीं देखोगे। सबको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाने वाला US इन केसेस के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हमें एज इंडियंस ये समझना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदूज की कंडीशन आज बहुत ज्यादा खराब है, बट अनफॉर्चुनेटली वो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते। 2023 में अपनी UK विजिट के दौरान फॉर्मर PM शेख हसीना ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स अब मुझे पावर में नहीं देखना चाहता, शायद वो मुझे काम करने नहीं देना चाहते, क्योंकि पिछले 14 सालों में स्टेबल डेमोक्रेसी की वजह से बांग्लादेश ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट किया है। शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में एक हिडन मैसेज दिया था। उस इंटरव्यू के ठीक एक साल बाद शेख हसीना ने 14 अलायंस पार्टी की मीटिंग में ओपनली कहा कि उन्हें एक गोरे आदमी ने कहा कि शेख हसीना को स्मूथली दोबारा से बांग्लादेश की सुप्रीम पॉलिटिकल चेयर मिल जाएगी अगर वो उन्हें बांग्लादेश की धरती पर एक मिलिट्री बेस बनाने ने तो। शेख हसीना ने यह भी बताया कि एक फॉरेन नेशन बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग करके एक डिफरेंट क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। जनवरी 2024 में बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस में शेख हसीना की अवामी पार्टी ने फुल मेजोरिटी के साथ 4th टाइम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। उन्होंने 300 सीट्स में से 224 सीट्स जीती, लेकिन उनके लिए इतनी मेजोरिटी से जीतना और ये सब कर पाना इजी नहीं था, क्योंकि वो
बहुत समय से अमेरिका की तरफ से प्रेशर झेल रही थी। इंडिया टुडे के इंटरनेशनल रिलेशंस एडिटर सुखी मुकुल ने ये लिखा कि जनवरी में हुए बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन सिर्फ उन्हीं का पर्सनल मैटर नहीं था, क्योंकि इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देश है। यूएस ने बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस के टाइम पर फ्री एंड फेयर के अपने आर्म रेसलिंग मेथड को यूज किया शेख हसीना को प्रेशर करने के लिए। इलेक्शंस जब पूरे हो गए तो यूएस की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा कि बांग्लादेश में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। यूएस, यूके और दूसरे अमेरिकन एलाइज ने भी बांग्लादेश में हुए रिसेंट इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज की बात की। ये पूरी टैक्टिक वेस्टर्न नेशन ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए की, क्योंकि यूएस बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो इन सब इंसिडेंट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो प्रोटेस्ट का सेकंड फेज था वो सिर्फ शेख हसीना को पावर से हटाने के लिए चलाया गया था। अब जब एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को ठीक से एनालाइज कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग एंगल्स निकल के सामने आते हैं। 2003 में बांग्लादेश के अंदर यूएस की जो एम्बेसडर थी, उन्होंने मीडिया के उन सारे स्पेकुलेशन को ऑफिशियली डिनाई किया था जो कह रहे थे कि अमेरिकन डेस्परेटली बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस चाहते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था कि यूएस बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड या किसी भी दूसरे पार्ट में मिलिट्री बेस बनाने का प्लान नहीं कर रहा। अब उन्होंने जिस सेंट मार्टिन आइलैंड को मेंशन किया था वो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड है और यहाँ पर मिलिट्री बेस होने का मतलब है इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस की तरफ एक बड़ा स्टेप। यूएस इस बेस को चाइनीज और इंडियन मिलिट्री नेवल एक्टिविटीज पर सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकता है। मतलब यहाँ मिलिट्री बेस होना किसी भी देश के लिए एक स्ट्रेटेजिकल एज है। यूएस अर्ली 2000 से इस एरिया पर अपनी नजर गड़ाए हुए बैठा है, क्योंकि ये लोकेशन यूएस मिलिट्री के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस को क्यों चाहिए, उसे शॉर्ट में सम अप करें तो वो ये होगा कि यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस चाइना के लिए यहाँ पर एक थ्रेट साबित होगी और यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। बांग्लादेश एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर सरदुल अहमद खान ने द संडे गार्जियन को बताया कि यूएस ने बांग्लादेश को क्वाड अलायंस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया और सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज करने का प्रपोजल भी शेख हसीना की सरकार के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफी समय से बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। पिछले इलेक्शंस में भी यूएस ने बहुत कोशिश की थी कि शेख हसीना की सरकार को ओवरथ्रो किया जाए, लेकिन अमेरिकन उसमें फेल हो गए थे। 2024 के बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन से पहले खुद को बाइडेन का एडवाइजर क्लेम करने वाला ये व्यक्ति बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बीएनपी ऑफिस में मिला, जिसके बाद बीएनपी के एक्टिविस्ट ने रॉयट्स शुरू कर दिए। बाद में यूएस एम्बेसी ने ऑफिशियली इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। यूएस इसी तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जैसी टैक्टिक्स का यूज करता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया पर खाशोगी किलिंग के लिए सैंक्शंस लगाना और वीजा बैन करना हो या बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स पर सैंक्शंस इंपोज करना हो। आरएबी बांग्लादेश की एक पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन इन पर शेख हसीना की अवाम लीग पार्टी को सपोर्ट करने के एलिगेशंस लगते रहे हैं और इन्हीं एलिगेशंस के चलते यूएस ने आरएबी और कुछ फॉर्मर ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए। जब शेख हसीना से इन एलिगेशंस के बारे में बीबीसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस आरएबी को अमेरिकन ने बैन किया था उसे उन्हीं की एडवाइस पर 2004 में शुरू किया गया था। यूएसयू ने ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता था और यूएस ने फिर भी फोर्स पर बैन लगा दिया। पिछले कुछ टाइम से यूएस मिलिट्री का इंटरेस्ट बांग्लादेश में काफी ग्रो हुआ है। अर्ली 2000 में ये रूमर्स थे कि यूएस बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना का स्टांस यूएस के फेवर में नहीं था। सो बांग्लादेश में कुछ समय से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था फुल मेजोरिटी के साथ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को ओवरथ्रो करना। और सरकार ओवरथ्रो करने के बाद यूएस ने ऑफिशियली कहा कि हम बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनने की अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं और बांग्लादेश में हो रहे इस पॉलिटिकल केओस का असर इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने 5 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया था कि वहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाएगी। इंटरिम सरकार का मतलब है एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जब तक एक परमानेंट सरकार फॉर्म नहीं हो जाती। अब यूएस के लिए किसी भी देश की आर्मी के साथ नेगोशिएट करना इजी होता है, क्योंकि अगर सिविलियन गवर्नमेंट के पीछे बैठकर सरकार चलाए तो ना तो वो जनरल पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होता है और ना वो किसी रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू कर सकते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट में अगर पाकिस्तान का एग्जांपल लें, पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से इमरान खान को पीएम बनाया गया था। फिर धीरे धीरे वो पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज करने लगे, बट एट द एंड क्या हुआ कि उन्हें भी जेल में फेंक दिया गया। बांग्लादेश का फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे सकता है। प्रो यूएस सिविलियन गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया जाएगा जिसकी कमांड आर्मी के हाथों में होगी, ताकि बांग्लादेश में कोई भी शेख हसीना जैसी एंटी यूएस लीडर इमर्ज ना हो सके। हाई चांसेस है कि अब बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह एक बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 2009 से लेकर अभी तक शेख हसीना ने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे से मेंटेन किए थे, चाहे वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोकना हो। उनकी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेलवे की कनेक्टिविटी को फास्ट बनाने का भी काम किया था, यानी कि उनके मैक्सिमम काम इंडिया के फेवर में थे। लेकिन बांग्लादेश में जो आज की पिक्चर बनी हुई है उससे इंडिया को आगे काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बांग्लादेश से होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अगर इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर रीजन में टेंशन शुरू होती है तो इससे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सिचुएशन भी खराब होने लगेगी, जिसका सीधा फायदा चाइना उठाएगा। सो दैट्स इट। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो शेयर करना,
वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।